वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए आपके लिए। सपना हॉस्पिटल में तेज कदमों से टहल रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेबर रूम में अंदर उसकी देवरानी शालिनी दर्द से तड़फ रही थी और बाहर सपना लगातार अपने घर वालों को फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी का भी फ़ोन नहीं लग रहा था। सपना को डर लग रहा था कि अगर आज शालिनी को कुछ भी हुआ तो उसका सारा दोष उसके ही सिर पर आ जाएगा। उसके सास ससुर बाजार गए थे, देवर अतुल ऑफिस के काम से शहर के बाहर, और उसके पति सौरभ आज ऑफिस में ज़रूरी काम में व्यस्त थे। सपना के लगातार फ़ोन करने पर उसके पति का मैसेज आया कि वो अभी मीटिंग में व्यस्त हैं। किसी के फ़ोन ना उठाने पर घबराहट में सपना ने सबको मैसेज करके बता दिया कि वो शालिनी को लेकर हॉस्पिटल आई है। नर्स ने सपना की घबराहट को देखकर उससे कहा, आप बैठ जाइए, कब तक खड़ी रहेंगी? सपना बोली, मैं ठीक हूँ। अंदर से शालिनी के दर्द से चीखती आवाज़ सुनकर सपना के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और उसकी निगाहें दरवाजे की तरफ ही लगी हुई थीं। तभी एक नर्स ने आकर कहा, सुनिए, आपको डॉक्टर बुला रही हैं। सपना भागती हुई डॉक्टर के कमरे में पहुंची तो डॉक्टर ने कहा, देखिए, हमें समय से पहले डिलीवरी करनी होगी क्योंकि बच्चे की धड़कनें धीमी हो गई हैं। आप जल्दी से इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। पेपर्स देखते ही सपना के हाथ पांव डर से कांपने लगे। आँखों से आंसू बह रहे थे। तभी नर्स ने कहा, देखिए, जल्दी साइन कीजिए, हमारे पास समय कम है। सपना ने अपनी आंखों में आंसू पोंछे और पेपर्स पर साइन कर दिए। साइन करने के बाद उसने नर्स से कहा, ये लीजिए पेपर्स, लेकिन मेरी शालिनी और बच्चा दोनों सही सलामत मुझे चाहिए। नर्स ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा, बस आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। सपना सोचने लगी, 10 साल पहले जब सपना शादी करके सौरभ के साथ ससुराल आई तो सब खुश थे। सबसे ज़्यादा उसकी सास शारदा जी खुश थी क्योंकि सपना अपने साथ ढेर सारा दहेज लेकर आई थी। सासू माँ ने ससुराल के कामों की सारी जिम्मेदारी उसको सौंप दी। उसने भी बिना उफ किए घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। शादी के 3 साल बाद उसने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, लेकिन बेटियों के जन्म के समय डॉक्टर ने परिवार वालों को बताया कि वो अब दोबारा कभी माँ नहीं बन पाएगी। इस घटना ने उसके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। पोते की आस लगाई बैठी उसकी सास अब सपना को अशुभ मानने लगी। वो उसकी बेटियों को भी कभी प्यार से गले न लगाती। सौरभ को ये बात बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन वो हर बार सपना को ही समझाता, कहता, तुम माँ की बातों को दिल से मत लगाया करो, देखना समय के साथ वो भी बदल जाएंगी, तुम बस सब्र रखो। सपना का देवर अतुल भी उसका बहुत सम्मान करता था। वो उसकी दोनों बेटियों को भी बहुत प्यार करता था और जब भी अपनी माँ को उनके साथ ऐसा बर्ताव करता देखता तो अपनी माँ को रोकता। कुछ सालों बाद अतुल की शादी तय हो गई। अतुल की शादी की खबर सुनकर सपना बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी पर ग्रहण तब लगा जबकि उसकी सास ने उससे शादी की रस्मों में आने से मना कर दिया। शारदा ने अतुल की पूरी शादी के दौरान सपना को किचन से बाहर नहीं निकलने दिया। रिश्तेदारों को बुलाने पर भी वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उसको अंदर ही कर देती। ये सब देखकर सपना खुद भी जाने से बचती, क्योंकि शारदा ने सपना को कहा था कि उसकी परछाई भी उनके बेटे बहू पर ना पड़े। उसकी देवरानी शालिनी घर आ गई। दोनों देवरानी जेठानी में बहुत बनती थी। शादी के 1 साल बाद शालिनी जब प्रेग्नेंट हुई तो उसके गोद भराई के समय शारदा जी सपना को अपने कमरे में बुलाकर कहा, सुनो, सपना, बुजुर्गों ने कहा है कि बांझ का तो मुंह भी देख लो, लेकिन निर्वंशी का तो चेहरा देखना भी पाप है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम शालिनी की गोद भराई से पहले अपने मायके चली जाओ, जब तक कि शालिनी बच्चे को जन्म ना दे। तुम यहाँ मत आना, कहीं ऐसा न हो तुम्हारी छाया उस पर पड़े और कोई अपशगुन हो जाए। और हाँ, सौरभ को ये बात मत बताना, उससे कोई भी बहाना कर देना, उसका जब मन चाहे तुम लोगों से मिल सकता है।
आखिर तुम्हारा मायका कौन सा दूर है, एक ही शहर में है। जब जी चाहे तुमसे और बच्चों से मिल लेगा। सपना उस दिन इतना रोई जिसकी कोई सीमा न थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बेटे को जन्म न देने से उसका इतना अपमान होगा। सपना अगले दिन अपने मायके चली गई। सपना को अचानक आया देखकर उसकी माँ ने पूछा, अरे अचानक बिना बताए क्या बात है? सपना, सब ठीक तो है ना? सपना ने कहा, हाँ माँ, सब ठीक है, बस आपसे और पापा से मिलने का मन हुआ तो चली आई। पापा कैसे हैं? उसकी माँ बोली, ठीक ही हैं बेटा, 5 साल से बेड पर ही पड़े हैं। क्या बताऊँ? सपना के पापा का पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया था, जिस वजह से सपना अपना दुख अपने मायके में भी अपनी माँ से नहीं कहती थी। एक छोटा भाई था तो वो कितनी जिम्मेदारी उठाता। अगले दिन ही उसके फ़ोन पर शालिनी का फ़ोन आया। उसने फ़ोन उठाया तो उधर से उसे शालिनी के दर्द से कराहने और रोने की आवाज़ आई। उसने बोला, क्या हुआ शालिनी, सब ठीक तो है ना? तुम रो क्यों रही हो? शालिनी बोली, दीदी अभी मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊँगी, बस आप जल्दी से घर आ जाइए। सपना ने अपनी माँ से कहा, माँ आप इन दोनों का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ, आकर आपको सब बताऊँगी। फिर ऑटो से सपना घर पहुँची तो शालिनी दर्द से करा रही थी और घर में कोई भी नहीं था। शालिनी को लेकर सपना हॉस्पिटल आ गई। शालिनी ने रास्ते में बताया कि मम्मी जी पापा जी के साथ गोद भराई के लिए बाजार करने गई हैं और अतुल भी बाहर गया हुआ था। शालिनी का भी 7वां महीना ही चल रहा था। तभी नर्स ने सपना के पास आकर कहा, मुबारक हो, बेटा हुआ है, लेकिन अभी प्रीमेच्योर होने की वजह से उसको हॉस्पिटल में हमारी निगरानी में रखना होगा। नर्स की आवाज़ से सपना यादों से बाहर आई। इतने में सभी घर वाले भी आ गए। शारदा जी ने आते ही सबके सामने हॉस्पिटल में सपना के गालों पर 2 थप्पड़ मार दिए और बोली, शुभ कहीं की, खुद तो बेटा नहीं दे पाई तो देवरानी की खुशियों में भी आग लगा दी। मना किया था ना तुझे आने से। अपनी माँ के बर्ताव को देखकर सौरभ ने गुस्से में कहा, माँ ये क्या तरीका है? आपने सपना को क्यों मारा? आखिर उसकी गलती क्या थी? सिर्फ यही ना कि उसने शालिनी की मदद की। शारदा जी बोली, तू चुप रहे जोरू का गुलाम, तू तो इसकी तरफदारी करेगा ही। तभी वहाँ नर्स ने आकर कहा, सपना से आपको अंदर डॉक्टर बुला रही हैं। तभी शारदा जी बोली, मैं जाऊंगी अंदर और तू चुपचाप अपने मायके जा। शारदा जी अतुल को साथ लेकर अंदर डॉक्टर के कमरे में गई। उन्हें देखकर डॉक्टर ने कहा, अब माँ और बच्चा दोनों खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी दोनों को ही बहुत देखभाल की ज़रूरत है। हमें बच्चों को कम से कम 2 महीने तक NICU में रखना होगा। ठीक है, कहकर जैसे ही डॉक्टर के कमरे से शारदा जी बाहर निकली, अचानक उनका पैर फिसला और वो अस्पताल में गिर गईं। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं पाई थीं और दर्द से वो रोने लगी। डॉक्टर ने पैर का एक्सरे करके बताया कि फ्रैक्चर हो चुका है, 1 महीना रेस्ट करना होगा। अब सपना के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई। वो रोज़ घर के काम ख़त्म करके शालिनी और सास दोनों का ख्याल रखती। 1 सप्ताह बाद शालिनी को छुट्टी मिल गई, लेकिन बच्चे हॉस्पिटल में ही थे। अब वो शालिनी को साथ लेकर रोज़ बच्चों को देखने अस्पताल जाती। 1 महीने के प्रयास के बाद डॉक्टर ने बच्चों को घर ले जाने की अनुमति दे दी। अब शारदा जी के पैर भी ठीक हो गए। बच्चों के घर आने की तैयारियां सपना ने की। शालिनी और अतुल बच्चों को लेकर घर आए। शारदा जी ने आरती उतारकर बच्चों का स्वागत किया। इधर सपना की दोनों बेटियां भी बच्चों को देखने की जिद कर रही थीं, जिसे देखकर सपना उन्हें लेकर शालिनी के कमरे के पास तक पहुंची थी कि पीछे से कड़कती आवाज़ में शारदा जी ने कहा, बड़ी बेशर्म हो गई हो तुम। इतनी बार बोला तुमको कि तुम शालिनी और उसके बेटे से दूर रहो, लेकिन तुम मानती नहीं। इतना करके जी नहीं भरा जो कुछ और करना चाहती हो? क्या सबको मारना चाहती हो? शारदा जी की गुस्से में कड़कती आवाज़ सुनकर सभी वहाँ इकट्ठा हो गए। सपना को लगा था शायद अब शारदा जी बदल जाएं, लेकिन उसकी सोच गलत थी। उसने सब सामने खड़े अपने पति की तरफ देखा। बेटियों का हंसता हुआ मासूम चेहरा उदास हो गया। सपना खुद पर काबू न कर पाई और फूट फूट कर रो पड़ी और वो वहाँ से जाने लगी।
तभी शालिनी ने कहा, रुकिए दीदी। शारदा जी गुस्से में बोली, सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? तुम अंदर जाओ। सपना बच्चों से जुड़ा कोई काम नहीं करेगी। शालिनी बोली, दीदी मैंने कहा रुकिए, और उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। दीदी, यूं चुप रहकर रोज रोज अपमान सहन करने से कोई नहीं बदलने वाला, इसलिए आपको बोल रही हूँ कि अब बिना बोले काम नहीं चलने वाला। कभी कभी बड़े इतना मजबूर कर देते हैं कि उनको जवाब देकर छोटों को उन्हें सच का आईना दिखाना ही पड़ता है। तभी शारदा जी बोली, शालिनी सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें? शालिनी बोली, सुना माँ जी, अच्छी तरह सुना, लेकिन मैं आपकी ये बेकार की बातें नहीं सुन सकती और ना ही मान सकती हूँ। मैंने और अतुल ने आपको बहुत बार समझाया कि आप दीदी को यूं हर बात पे अपमानित ना किया करें, लेकिन आप हैं कि मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। वो तो दीदी हैं जो आपकी इन कड़वी बातों को सुनकर रह जाती हैं, वरना उनकी जगह कोई और होता तो अब तक आपको जवाब और सबक कब का मिल चुका होता। आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए मेरी जेठानी कभी अशुभ थी ना है ना रहेंगी, बल्कि मेरे और मेरे बच्चे के लिए तो वो जीवन दाता है। अगर ये समय से मेरा फ़ोन न उठाती और यहाँ आकर मुझे अस्पताल ना ले जाती तो न जाने क्या हो जाता। और दूसरी बात, बेटी को जन्म देने से औरतें अशुभ हुई तो तब तो मेरी माँ और आपकी माँ भी अशुभ हुई, क्योंकि हम भी 2 बहनें हैं और आप भी 3 बहनें हैं। हम दोनों का ही भाई नहीं है। तो अब बताइए कि क्या कहना है? ठीक है, शारदा जी बोली, तुम अपना मुंह बंद रखो। ये घर मेरा है और यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, समझी? तभी पीछे खड़े सौरभ ने कहा, माँ आपने बिल्कुल सही कहा, ये घर आपका है तो आपकी मर्जी चलेगी, लेकिन मैं भी अब सपना का अपमान और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले एक बात बता दूँ आपको, जीवन और मरण सब ऊपर वाले के हाथ में है। भगवान ने अच्छा किया जो उन्होंने जन्म और मृत्यु का चक्र अपने हाथ में रखा है, वरना तो कुछ आप जैसी सोच के लोग कभी बेटियों को जन्म ही ना दें। फिर शारदा जी को एहसास हो गया और उन्होंने सपना से माफ़ी मांगी और दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लग गई। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।